तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डे 50 ऑफ आर डेली पीवाईक्यू रिसर्च प्रोग्राम में। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि दिस इज आर रिसर्च प्रोग्राम दैट इज बेसिकली ओरिएंटेड, दैट इज बेसिकली फोकस्ड ऑन डूइंग अ रिसर्च ऑन यूपीएससी पीवाईक्यूज दैट यूपीएससी हैज आस्क्ड इन वेरियस एग्जाम्स अपार्ट फ्रॉम सीएससी। ठीक है, सीडीएस वगैरह, सीएपीए वगैरह, ऐसे जो डिफरेंट एग्जाम्स हैं उसमें यूपीएससी ने जो भाई ये इस लेवल के, इस स्टैंडर्ड के जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, उन सब चीज़ों को हम यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं। डेली हमारा इनिशिएटिव आप ज्वाइन कर सकें। और भैया ठीक है, आज मैंने भजन चला रखे थे जब मैं ये पीपीटी बना रहा था, और अच्छे चल रहे हैं ये पीछे। ठीक है, चलते रहेंगे, मैं रोकूंगा नहीं इन्हें। आई होप आपको डिस्टर्बेंस नहीं होगी, मेंटल पीस के लिए सही है, मुझे मजा आ रहा है। तो ऐसे ही शुरू करेंगे। और हाँ, एक बात और, कई लोगों ने अभी फिर से पूछा कि वो कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू पॉलिटी थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन वाला लेक्चर नहीं आया। मैं लिटरली बता रहा हूँ, मैंने आज दिन को रिकॉर्ड किया। ठीक है, हमारे यहाँ पे मौसम बहुत अच्छा नहीं है इस टाइम पे, तो दिन को रिकॉर्ड किया बढ़िया एकदम। और जिस टाइम पे, ठीक है, और बीच में लाइट चली गई, जिस टाइम पे वो पूरा 1 घंटा लगा करके पूरा जो लेक्चर है वो रिकॉर्ड होना था, फाइनल जो रिकॉर्ड होने थे, उस टाइम पे मेरे जो लैपटॉप की बैटरी है वही एकदम से डेड हो गई। मुझे पता ही नहीं चला, और एकदम से बंद हो गया, और पूरा फिर वो मतलब आधा ही रिकॉर्ड हुआ, उसका कोई फायदा नहीं है लगभग। ठीक है, 25-30 मिनट का ही रिकॉर्ड हो पाया है वो। तो कल फिर से रिकॉर्ड करूंगा, फिर से आएगा वो। ठीक है, फंड नो डाउट वो चीज़ कवर होगी वहाँ पे, राइट। और वो इकोनॉमी दिस वीक वगैरह, यार आई एम सॉरी, उन उन चीज़ों को मैं कंटिन्यू नहीं कर पा रहा हूँ। हालांकि कलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, उसकी पीपीटी बना रहा हूँ, बन रही है, लेकिन फिर उस पे इतना टाइम नहीं मिल पा रहा है कई चीज़ों में एंगेज होने के कारण कि उस पे अलग से लेक्चर ले लूँ। उसमें 4 घंटे 5 घंटे का पिछले पूरे बैकलॉग का लेक्चर बन जाएगा। उन्हें छोड़ो, यहाँ पे शुरू करते हैं आज का, राइट। 84। और हाँ, इकोनॉमी का जिनको टेंशन हो रहा है भाई साहब, जो हमने पिछले साल इकोनॉमी के पीवाईक्यूज किए थे ना, उनके थ्रू जिस तरीके से हमने पिछले साल इकोनॉमी कवर की थी, डेली अटेंड करते जाना भाई साहब। वो पीवाईक्यू का वो जो रिसर्च पीडीएफ है, वही है सबसे इम्पोर्टेंट। मैं तो ये कहता हूँ, है ना। जो अभी करंट अफेयर के पीछे जितना भागेगा उससे बढ़िया है जो पीवाईक्यू पे रिसर्च पीडीएफ बनी है, ठीक है। वो क्रिटिकल है, उसमें वो सब चीजें साथ में ऐड करती जाएगी। शुरू करते हैं। देखो आज का ये जो क्वेश्चन है, यूपीएससी इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन सीडीएस में कैसे पूछ सकता है? ना सिर्फ इतना, इतना डिफिकल्ट, ना सिर्फ इतना, इतना डिफिकल्ट। समझ रहे हो बात को भाई साहब? इसीलिए मैं कह रहा हूँ, इनकी क्षमता को आप नजरअंदाज मत करो इन सारे क्वेश्चंस की। फॉर एग्जाम्पल सीडीएस में उन्होंने इस साल क्वेश्चन पूछा था कि इसामपुर वॉज वेल नोन सेंटर ऑफ स्टोन टूल मैन्युफैक्चर लोकेटेड इन गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका एंड वॉज सिचुएटेड अलोंग स्मॉल सीजनल स्ट्रीम नोन एज कामटा हल्ला। कुछ पता नहीं है, मैंने जब इस क्वेश्चन को पढ़ा मुझे कुछ आइडिया नहीं था। इसामपुर, ठीक है, गुलबर्गा, ठीक है, और ठीक है ये गुलबर्गा कर्नाटका वगैरह ये सब चीजें वहां पे हम पढ़ते हैं, लेकिन साइट का एग्जैक्ट नाम नहीं पता था, राइट। कामटा हल्ला वगैरह ये चीजों को हम नॉर्मली उतना अच्छे से स्टडी नहीं करते हैं। देन फिर भाई यहाँ ये भी पूछ लिया कि पैलियोलिथिक ब्लेड जो है, इसके फ्लेक का जो टूल है, इसकी लेंथ, ठीक है, ये लगभग जो इसकी ब्रेड्थ होती है उसके ट्वाइस होती है। समझ रहे हो बात को? तो ये इस तरीके के क्वेश्चन वो पूछ रहे हैं। और नॉर्मली ये दोनों जो आपके क्वेश्चन है, ये दोनों आपके स्टेटमेंट यहाँ पे ठीक है, लेकिन फ्यूचर के लिए हमें यहाँ से ये पता चलता है कि नंबर वन, इसामपुर नाम की कोई पैलियोलिथिक साइट है। और पैलियोलिथिक जो ब्लेड्स है वो कुछ इस तरीके की रहती है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, जितनी इनकी विड्थ है मिनिमम मिनिमम उसका डबल इनकी, ठीक है, लेंथ भी है, राइट। तो ये चीजें यहाँ से याद रखनी है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि हमने एक साइट पढ़ी थी कना गना हल्ली, ठीक है। ये साइट कहाँ की है ना, और ये किस चीज के लिए फेमस है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, राइट। देन 85th क्वेश्चन पे आते हैं कि द कटापयदी सिस्टम ऑफ न्यूमेरिकल्स विच वाज इन्वेंटेड बाय वरारुचि ऑफ केरला द ऑथर ऑफ चंद्रा वाक्यास, ठीक है, was used for calculating the position of moon on day of the year, राइट। कुछ आइडिया नहीं है भाई ये कतपयदी सिस्टम वगैरह क्या है, लेकिन अब हमें आइडिया चलता है कि भैया साउथ इंडिया में नंबर्स का एक ऐसा सिस्टम भी था जिसमें, ठीक है, ये क ट प य आदि, है ना, ये नाम है इसका कटपयदी। तो इसमें क्या होता था, ऊपर नंबर ये दे देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नीचे उसके नीचे ये इस तरीके के इन लेटर्स को असाइन कर देंगे,
और ये ठीक है, एक तरीके से इनका नंबरिंग सिस्टम था, अल्फा न्यूमेरिक टाइप का ये नंबरिंग सिस्टम था, जो कि वरा रुचि ने, ठीक है, जो उन्होंने वहां पे इन्वेंट किया था, जिन्होंने चंद्र वाक्य करके, ठीक है, ये अपनी एक बुक भी लिखी, जो कि मून की पोजीशन को कैलकुलेट करने के लिए यूज होती थी। ठीक है, इसमें जो सिस्टम इन्होंने प्रेस्क्राइब किया था वो मून की पोजीशन को, ठीक है, वहां पे देखने के लिए यूज किया जाता था ये पूरा न्यूमेरिकल सिस्टम। दूसरा बात कि अच्युत पिशरथी, ठीक है, रोट उपरंगा क्रिया कर्मा द टेक्स्ट ऑफ एक्लिप्सिस, ये भी आपकी सही स्टेटमेंट है। थर्ड की रवि वर्मा ऑफ महोदया प्रियम, ठीक है, सेटअप एन ऑब्जर्वेटरी एंड ऑल्सो सेड टू हैव इनॉग्रेटेड द कोल्लम एरा। तो ये कोल्लम एरा भी याद रखना है, लगभग 800, ठीक है, 837 के आसपास जो है ये कैलकुलेट वहां से होता है। तो रवि वर्मा करके वहां का एक लोकल राजा था, उन्होंने कोल्लम एरा वहां पे शुरू किया। ठीक है, अब अगेन ये सब चीजें आपको याद नहीं रखनी है, बट ऐसा है कि अगर एक आइडिया रखना है कि साउथ इंडिया में हमारे ये सब चीजें भी चल रही है, उसके लिए ये जरूर याद रखना। ठीक है, कि साउथ इंडिया में ऐसी ऐसी चीजें भी कुछ थी कि मून ईयर को कैलकुलेट करने के लिए कोई ऐसा सिस्टम था, नंबरिंग सिस्टम था। ठीक है, और ठीक है, ये मोहदियापुरम वगैरह, कोल्लम एरा वगैरह, ये सब चीजें वहां पे शुरू भी की गई थी। इंपॉर्टेंट बात यहाँ से है, ठीक है, आज के लेक्चर का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये चीज है भाई जी, कि विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज ऑफ साउथ इंडिया इशूड देयर डॉक्यूमेंट्स फर्स्ट इन प्राकृत एंड लेटर इन संस्कृत? चोला, पांड्या, पल्लवा या फिर गंगा ऑफ, ठीक है, ये बेसिकली वेस्टर्न, ठीक है, कलिंग नगरा, ओ ये ईस्टर्न गंगा की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तो आपके बाद वाले गंगाज आए, लगभग आपके 12th सेंचुरी के आसपास वाले गंगाज। बट इसमें जो आंसर है दैट इज योर पल्लवा। ठीक है, ये जो पल्लव राजा थे, इनके द्वारा, स्पेशली महेंद्र वर्मन, ठीक है, जब आप लिटरेचर को सर्च करेंगे तो महेंद्र वर्मन जो कि पल्लव राजा था, इसने खुद ये मत्ता विलासा प्रहसन और, ठीक है, भगवत अजिकियम संस्कृत में लिखे थे, समझ रहे हो? तो इन्होंने अपनी जो वहां पे लैंग्वेज थी उसे उस टेक्स्ट को प्राकृत से शिफ्ट करके संस्कृत में इन्होंने लिखना शुरू किया। राइट, महेंद्र वर्मन, मत्ता विलासा प्रहसन एटसेट्रा। तो ये जो इन्होंने कमेंट्री लिखी मत्त विलासा प्रहसन, इसके लिए इन्हें बहुत क्रिटिसाइज भी किया जाता है। ठीक है, इस मत्ता विलासा प्रहसन में इन्होंने उस टाइम के जो बौद्ध भिक्षु थे, उनका थोड़ा इसमें एक तरीके से प्रहसन किया है। ठीक है, और इस पे अगर आप एक वेब सीरीज देखेंगे, वेब सीरीज कहें इसे या फिर टीवी सीरीज है, बेसिकली यूट्यूब में भी आपको मिल जाएगा, भारत एक खोज करके। तो भारत एक खोज में जब आप महेंद्र वर्मन वाले उस सेक्शन में पहुंचेंगे तो आप पाएंगे कि वहां पे महेंद्र वर्मन के शासनकाल के दौरान जो बौद्ध भिक्षु थे वहां, वो कुछ नाराज हो गए थे, क्योंकि दे वर बेसिकली प्रमोटिंग दिस पल्लवा किंग्स, दे वर प्रमोटिंग हिंदुइज्म। ठीक है, स्पेशली आपके जो ये शिव के उपासक थे, तो उस वजह से वहां पे वैसे ही बौद्ध भिक्षु थोड़े नाराज चल रहे थे, ऊपर से इन्होंने ये प्रहसन की एक कमेंट्री उनपे बना दी थी। राइट, तो ये सब चीजें आपको याद रखनी है कि ऐसी ऐसी कोई चीजें पल्लवों के टाइम पे चल भी रही है। राइट, और हाँ, ये जो दंडिन है, दंडिन भी, ये जो विद्वान दंडिन है, इन्होंने, ये भी एक संस्कृत, फेमस संस्कृत स्कॉलर थे। ठीक है, दंडिन, और फिर उसने काव्य, ठीक है, जो काव्य दर्शा था, ठीक है, इसको उन्होंने पेन डाउन किया, दंडिन ने। राइट, तो ये सब चीजें आपको थोड़ा याद रखनी है। 12वीं दंडिन वगैरह ये किस चीज से रिलेटेड है, क्योंकि एक बार उन्होंने पूछ लिया था कि इंडियन एंशियंट हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में जो, राइट, आई थिंक उन्होंने दो तीन स्कॉलर्स के नाम दे दिए थे कि ये क्या करते हैं, दैट वाज दे वर बेसिकली प्ले राइटर्स। ठीक है, आई थिंक मैं उनका नाम बोल रहा हूँ, लेकिन तीन ऐसे प्ले राइटर्स के नाम उन्होंने 2021 में पूछे थे। किसी को याद आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। राइट, तो ऐसे क्वेश्चन वो पूछ लेते हैं कि भारवी ये कौन था, ठीक है, और दंडिन ये कौन था, कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करता है, बेसिकली संस्कृत है या फिर तेलुगु है, तमिल है, क्या है ये? तो पल्लवों से ये बिलोंग करता है। भाई साहब, यहाँ से हमें बस इतना नहीं जानना है, क्योंकि जब आप देखेंगे डायनेस्टीज को जानना बहुत जरूरी है, इनके सीक्वेंस को जानना बहुत जरूरी है। 2023 का ये क्वेश्चन है, पूछा हुआ है कि है ना, अबव डायनेस्टी, इन डायनेस्टीज में से कितनी डायनेस्टीज 8th सेंचुरी एडी के आसपास की है? क्या होयसाल है, क्या है ना, गढ़वाल है, क्या ककतिया है, क्या यादव है? एक भी नहीं है एक्चुअली, हमें आगे पता चलेगा। फिर इनने फिर से वही क्वेश्चन पूछा। अब साउथ इंडियन डायनेस्टी का आपको पता होना बहुत जरूरी है, यहाँ से क्वेश्चन बना रहे हैं वो, कि इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाओ जरा, कि प्रतिहार पहले राइज हुए या फिर पल्लव या फिर चोल, फिर है ना, ये कौन कौन कैसे कैसे राइज हुआ।
तो इसके लिए आपको डायनेस्टीज की थोड़ी नॉलेज होना बहुत जरूरी है, कौन सी डायनेस्टी पहले आई। तो है ना, इसको पढ़ते पढ़ते मैंने एक जितने भी आपकी साउथ इंडियन डायनेस्टी थी उनको एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में यहाँ पे डालने की कोशिश की है एक स्लाइड में। देखो सबसे पहले आता है आपका संगमेर, है ना, 6th सेंचुरी बीसी से लेकर लगभग 3rd सेंचुरी बीसी के आसपास तक, ठीक है, सीई के आसपास तक। चोल चेर और पांड्या ये किंगडम थे वहां के। मैं चोल चेर और पांड्या जो, ठीक है, जो चोल चेर और पांड्या डायनेस्टीज की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि सीई के बाद थर्ड सेंचुरी सीई के बाद आप पाएंगे कि चोल चेर और पांड्या डायनेस्टीज अलग से वहां पे राइज हुई है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये जो ऊपर दिए हुए हैं कि देयर वर, ठीक है, फॉर एग्जांपल चोला किंग प्रांत का वगैरह वगैरह, ये जो है ये बाद वाले चोल है, ये लेटर चोल है। इससे पहले, ठीक है, इनका दो एक्चुअल में फेज था, एक जो तमिलकम वाला फेज है वो ये पहले वाला फेज है। उसके बाद चोल चेर और पांड्या डायनेस्टीज वो अलग से राइज हुई। समझ रहे हो बात को? तो ये याद रखना है, पहले एक चोलचेर पांड्य था, उसके बाद ये दूसरा चोलचेर पांड्य है। ये रफ सा आइडिया याद रखना है। मैं हिस्ट्री का टीचर नहीं हूँ, ठीक है, ना ही मुझे उतनी डीप नॉलेज है इन चीजों की, और ना ही रखनी भी चाहिए, ठीक है, प्रीलिम्स के लिए। कम से कम ये याद रखना, दो फेजेज में ये थे। उसके बाद भाई मेन कहानी साउथ इंडियन रूलर्स की यहाँ से है। ये याद रखना है कि पल्लव जो राजा है ये एकदम सबसे, ठीक है, सबसे बड़े सबसे महान राजाओं में से एक थे। और यही पल्लव हैं जो कि, राइट, जो कि काफी इन्फ्लुएंशियल रहे, क्योंकि ये बाकी के जितने भी थे, गंगा हो गए, ठीक है, चालुक्य हो गए, राष्ट्रकूट हो गए, होयसाल हो गए, ककतिया हो गए, ये इन्हीं से निकले हैं। इन्हीं के फ्यूडिशरी हुआ करते थे ये पहले, ठीक है, इनके फ्यूडेटरीज हुआ करते थे ये पहले। तो पल्लवों ने कांचीपुरम से अपना रूल किया, ठीक है, और महेंद्र वर्मन इनका एक बहुत, ठीक है, फेमस राजा था। वही महेंद्र वर्मन जिसने महाबलीपुरम का रॉक टेम्पल बनवाए हुए हैं, राइट। और पहले ये सातवाहनों के फ्यूडेटरी थे। सातवाहनों के ये फ्यूडेटरी माने जा रहे थे कि हाँ, सातवाहन शासकों के ये फ्यूडेटरी थे, ठीक है। और उसके बाद चालुक्य जो मोनार्क है पुलकेशिन द्वितीय, उसके साथ नरसिम्हा वर्मन की एक फाइट हुई 632 के आसपास, 632 एडी के आसपास। उसने पुलकेशिन को हरा भी दिया, जो चालुक्य राजा था, पुलकेशिन सेकंड, ठीक है। तो आप मुझे बताएंगे कि जो एहोल की इंस्क्रिप्शन है वो किसने बनाई है, कमेंट सेक्शन में बताएंगे, और वो किस पे बनी हुई है ना। तो ये जो चालुक्य राजा था इसको पहले इसने हराया। ये पुलकेशिन द्वितीय वही आदमी था जिसने हर्षवर्धन को भी हराया था, इसे नरसिम्हा वर्मन में हरा दिया। पुलकेशिन जो कि चालुक्य राजा था उसने हर्षवर्धन तक को हरा दिया पहले, फिर इसी पुलकेशिन को नरसिम्हा वर्मन ने हराया, फिर इसी पुलकेशिन ने वापस चल करके नरसिम्हा वर्मन को हराया। समझ रहे हो? तो ये सब फाइट इनके बीच की चलती रही। कम से कम ये याद रखना कि भैया पल्लव और चालुक्य और हर्षवर्धन का किंगडम, ठीक है, ये कम से कम पुष्यभूति डायनेस्टी एटसेट्रा ये को एग्जिस्ट कर रही थी। ये ट्राइंगल याद रखना, क्योंकि वो ऐसे पूछेंगे कि इसके टाइम पे कौन एग्जिस्ट करता था कौन नहीं करता था। फिर ये कादम्ब डायनेस्टी, ये एक, ठीक है, छोटी डायनेस्टी रही, थोड़े छोटे टाइम तक ये कादम्ब वहां पे रूल करते रहे कर्नाटक वगैरह के एरिया में। फिर ये गंगा गंगा डायनेस्टी, ये इंपॉर्टेंट है भैया। ये इंडिपेंडेंटली रूल किए लगभग 3 साल तक, है ना, इसी इसी फेज में, लगभग इसी फेज में इंडिपेंडेंटली रूल किए कर्नाटक के एरिया में। उसके बाद ये राष्ट्रकूट और चालुक्य के अंडर आ गए। चालुक्य और राष्ट्रकूट पल्लवों के बाद आए हैं, ये याद रखना। पल्लव सबसे पहले आए हैं, उसके बाद चालुक्य, फिर राष्ट्रकूट। चालुक्य जो राजा थे इसमें पुलकेशिन द्वितीय सबसे फेमस राजा है। उसने एम्परर हर्षवर्धन को पहले हराया, ठीक है। इससे पहले नरसिम्हा वर्मन ने इसको हराया, फिर इसने हर्षवर्धन को हराया, फिर इसने उल्टा नरसिम्हा वर्मन को हरा दिया, है ना। सॉरी, फिर उसने उल्टा महेंद्र वर्मन को हराया, ठीक है। और फिर, राइट, चालुक्य डेवलप्ड चालुक्यन आर्किटेक्चरल स्टाइल, जो कि आपके पट्टदकल, ऐहोल, ठीक है, बदामी, इन सब जगह पे आपको मिलेगा। आप मुझे बताएंगे कि ऐहोल का, ये मैंने आई थिंक पूछ भी लिया, इंस्क्रिप्शन जो है फेमस रवि कीर्ति, वो किस पे बनाया हुआ है ये इंस्क्रिप्शन, या आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। आई थिंक मैंने ये पूछ लिया था यार, सॉरी। देन राष्ट्रकूट, आफ्टर द फॉल ऑफ चालुक्य, राष्ट्रकूट है ना, जो राष्ट्रकूट है इनका राइज हुआ अमोघ वर्ष के अंडर। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बताएंगे कि वन ऑफ द पार्टी टू ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल के लिए वन ऑफ द पार्टी राष्ट्रकूट भी थे। दो पार्टीज और कौन थी, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। फिर आए आपके होयसाल भैया ककतिया, है ना। ये होयसाल और ककतिया ये काफी लेट आए हैं, ये याद रखना है, इनसे काफी लेट है, इन सबसे ये बहुत लेट के आपके, ठीक है। ये होयसाल टाइप ऑफ टेम्पल, ठीक है, जो स्टीलाइट टाइप ऑफ इनका जो आर्किटेक्चर है,
है ना, स्टार शेप्ड आर्किटेक्चर, वो सब चीजें आप होयसाल के रिस्पेक्ट में पढ़ते हैं। फिर ये ककतिया किंगडम, ये भी आपने, ठीक है, इनके बारे में पढ़ा होगा बहुत ज्यादा, स्पेशली रुद्रमा देवी वगैरह, है ना, रुद्रेश्वर टेम्पल, मोतुपल्ली पोर्ट, ये सब चीजें ककतिया से रिलेटेड है, पीवाईक्यू में पूछे गए हैं। आई होप ये आपका अच्छा रिवीजन हुआ होगा और इस तरीके के जो भी डायनेस्टिक जो क्वेश्चन आएंगे उसको डील करने में, ठीक है, ये आपके सहायक हो सकता है। फिर आता है कि भैया ग्वालियर के जो प्रशस्ति है मिहिर भोज पे लिखी गई है भैया, बताओ कि वो ग्वालियर की जो प्रशस्ति है जो मिहिर भोज पे लिखी गई है वो किसने लिखी है। पहले ये याद रखो भैया, भोज जो राजा है ना, ये भोज राजा दो रहे हैं हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट, एक परमार भोज था और एक मिहिर भोज है। ये मिहिर भोज राष्ट्रकूट, ठीक है, इससे संबंध रखता है, समझ रहे हो। तो ये जो ग्वालियर प्रशस्ति लिखी गई है मिहिर भोज पे, ये ककुकन है, ठीक है, लिखी हुई है। ये बाकी तो राजा है यार, नागभट्ट, ठीक है, राष्ट्रकूट राजा था, ठीक है, ये वत्सराज राष्ट्रकूट राजा था, और ये बलादित्य ये भी एक राजा था, ये बाकी तो किंग है। ये काकुक ने लिखी हुई है ये प्रशस्ति, काकुक काकुक, ये याद रखना, मिहिर भोज पे ऐसी कोई प्रशस्ति भी लिखी है और ये काकुक ने लिखी है, लगभग ये आई थिंक 800-900 के आसपास की बात है, एडी की बात है, समझ रहे हो। देन आपका आता है शाहजिया कल्ट। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भैया इनमें से, ये लॉजिकली मैंने यहाँ पे डाला हुआ है, इस क्वेश्चन को आप लॉजिकली कर सकते थे। इनने हिंट आपको देकर रखा है कि शाहजिया कल्ट जो है एग्जिस्ट करता था, जो कि आप ट्रेस कर सकते हैं 10th और 11th सेंचुरी के आसपास, लगभग 9th और सॉरी लगभग 900 से 1000 एडी के बीच की बात ये कर रहे हैं। भाई साहब तब तक तो सूफीज्म सूफीज्म है ना, इस्लाम तो क्या, ठीक है, इस्लाम वेस्टर्न इंडिया तक पहुंच जरूर चुका था, लगभग 715 एडी, है ना, 715 एडी के आसपास ईरान की ईस्टर्न सीमाओं में इस्लाम इंडिया में एंटर करना धीरे धीरे शुरू हो चुका था। बट ये जो इंडिया में स्पेशली, जो मान लो अगर कोई नया कल्ट बनना है तो सूफीज्म, समझ रहे हो, जो सूफीज्म अभी अभी राइज किया भी नहीं है, जो अभी ईरान में राइज कर रहा है इस टाइम पीरियड में, आपको लगता है कि इंडिया में इंडिपेंडेंटली ये कोई कल्ट खड़ा कर देगा। स्पेशली इंडिया में सूफीज्म तो लगभग आपके, है ना, 1190 के आसपास के बाद आया, जो अच्छे से चला, समझ रहे हो। जब दिल्ली सल्तनत बनना शुरू हुई, ठीक है, इस्टेब्लिश होना शुरू हुई, उसके बाद से ये अच्छे से चलना शुरू किया सूफीज्म, इससे पहले तो उतना नहीं था ये। तो कल्ट बना दे इतने महत्व का, है ना, और इतने पहले, ये बहुत मुश्किल लग रहा है, इसे तो आप हटा ही सकते हैं। फिर अर्ली उपनिषदिक फिलोसफी सहजिया कल्ट, और अर्ली उपनिषदिक फिलोसफी क्या आपको यहाँ पे मिलेगी? नहीं भैया, ये आपको तब तो, है ना, 3rd सेंचुरी बीसी 4th सेंचुरी बीसी की बात होनी चाहिए थी, अर्ली उपनिषदिक फिलोसफी। फिर बुद्धिज्म, भैया नॉर्मली आप देखेंगे ये जो इस तरीके के, ठीक है, सहजिया कल्ट वगैरह है, ये बुद्धिज्म से रिलेटेड नहीं रहते हैं, ठीक है, बुद्धिज्म जैनिज्म वगैरह आप इसमें ये क्या कहते हैं, जो इनके डिफरेंट कल्ट्स हैं, ठीक है, जो फॉर एग्जांपल ना, राइट, महासंघिका और हीनयान वगैरह, ठीक है, महायान, ये जो इस तरीके के कल्ट हैं, ये आप यान यान वगैरह कहीं लग रहे हैं, है ना, पाली भाषा का अगर कोई शब्द आ रहा है तो नॉर्मली आप पाएंगे कि बुद्धिज्म वगैरह उस चीज को यहाँ पे फॉलो करते हैं, ठीक है। वो आप एसोसिएट, लैंग्वेज को आइडेंटिफाई करके आप एसोसिएट कर सकते हैं कि ये कौन से रिलीजन के आसपास होगा, लेकिन इन दोनों को एलिमिनेट करके कम से कम आप जल्दी पहुंच तो सकते हैं ऑप्शन के आसपास। अब यहाँ से हमें पता चलता है कि साजिया कल्ट जो है ये अर्ली भक्ति ट्रेडिशन था, और ये साउथ इंडिया में नहीं था, ये आपके ईस्टर्न इंडिया में था, बंगाल के एरिया में, ठीक है, आपके आसाम के एरिया में, यहाँ पे आपको साइजिया कल्ट मिल रहा है। और ये जो कल्ट है ये बेसिकली कृष्ण की तांत्रिक उपासना करवा रहा है, समझ रहे हो। तो कृष्ण की तांत्रिसिज्म पे ये बिलीव कर रहा है वहां पे शाजिया कल्ट। तो ये कल्ट वगैरह इस तरीके से याद रखना है। आई होप ये जो लेक्चर सीरीज है ये आपकी प्रिपरेशन में थोड़ी बहुत वैल्यू एड कर पा रही होगी, कर पा रही है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, पार्टिसिपेट करते रहिए, एंड टेक केयर, बाय बाय, एज ऑलवेज लव यू ऑल, जय श्री कृष्ण।